नमस्कार साथियों, मैं आज आपको मैंने जो पहली क्लास ली थी उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मरुकांतार शब्द का प्रयोग वाल्मीकि जी ने किया था। वाल्मीकि जी ने रामायण में इस क्षेत्र को मरुकांतार यानी कि मरुस्थल का जंगल शब्द से उद्बोधित किया था। वाल्मीकि जी का आश्रम और लवकुश की जन्मस्थली सीताबाड़ी बारा के अंदर है। सीताबाड़ी बारा के अंदर ज्येष्ठ की अमावस्या को मेला पड़ता है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जनजातियों में मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, गरासिया सिरोही के अंदर, सहरिया शाहबाद और किशनगंज पंचायत समिति बारा के अंदर, दामोर सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर के अंदर, सांसी और कंजर भरतपुर के अंदर और कथोड़ी कोटरा तहसील उदयपुर में रहते हैं। कोटरा राजस्थान की सबसे निरक्षर तहसील है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर, प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा अजमेर, प्रथम पूर्ण साक्षर तहसील लाडपुरा कोटा है। उसी समय मैंने बताया कि राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में मिलता है। 682 विक्रम संवत का है। विक्रम संवत 57 साल ईस्वी से ज्यादा होता है और ईस्वी से 78 साल बाद में कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया था, यानी ईस्वी से 57 साल हमेशा ज्यादा रहेगा विक्रम संवत और 78 साल ईस्वी से हमेशा कम रहेगा शक संवत। राजस्थान द्वितीय शब्द जो बसंतगढ़ सिरोही में मिलता है, तो वहां पर बसंतगढ़ जिसे बसंती दुर्ग कहते हैं सिरोही में है और महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसे राजपूताना कहा। मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी में राजपूतों को राजपूता लिखा जाना और राजस्थान के तत्कालीन समय की जो 17 रियासतों में 2 रियासतों को छोड़कर जो भरतपुर और धौलपुर जाट रियासत, इनके अलावा जितनी भी रियासतें थी वो राजपूत रियासतें थी, इसलिए जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना कहा। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया। इसका वर्णन हमें विलियम फ्रैंकलिन की रचना मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस से मिलता है। राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया है। कर्नल जेम्स टोड ने जो मूल रूप से स्कॉटलैंड के थे, भारत के पश्चिम में एवं मध्य राजपूत राज्यों के एजेंट बनकर आए थे। उपनाम उनका घोड़े वाले बाबा था। उन्होंने पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका प्रचलित नाम द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान था, जो 1829 में लिखी। और इसी में उन्होंने सर्वप्रथम वर्णन किया कि जो राजस्थान है और राजस्थान, राजस्थान और राजपूत शब्द इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया है। राजस्थान के लिए मैंने बताया कि जो सीता माता का जो मंदिर है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। लवकुश नाम के गर्म और ठंडे पानी के झरने हैं वहां पर। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे स्थानीय भाषा में मसोवा कहते हैं। चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। पेड़ों की कोठरी में रहने वाले मेढक पाए जाते हैं। हिमालय के बाद दुर्लभतम औषधियां पाई जाती है। सिंदूर और सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। चाकम, करमोई, नालेश्वर और सीता माता नदियां सीता माता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है और सीता माता अभ्यारण्य में रात्रि में विचरण करने वाला जीव पेंगोलिन पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में आड़ा उला कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के अंदर है। मंडोर प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी रही थी। मंडोर राठौड़ों की प्रथम राजधानी रही। मंडोर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। मंडोर के अंदर राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है और जो मंडोर है इस मंडोर में राठौड़ों की छत्रियां हैं, जिन्हें देवल कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर केथोन कोटा में। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर। दाढ़ी मूछों वाले बालाजी सालासर चूरू के अंदर और मुछाला महावीर का जो मंदिर है वो गाणेराव पाली के अंदर है। राजस्थान के अंदर जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने नीमराना लवड़ लावाटोंक और कुशलगढ़ बांसवाड़ा, एक मात्र जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान की 19 रियासतों में सबसे जो नवीन रियासत है वो झालावाड़ 1838, झाला मदन सिंह। सबसे प्रारंभिक जो रियासत है वो मेवाड़ रियासत 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने स्थापना की। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो टोंक है अमीर का पिंडर ने 1817 में स्थापना की। 2 जाट रियासतें भरतपुर धौलपुर और 2 राजपूतों के अंदर 2 चंद्रवंशी रियासतें हैं, जैसलमेर की बाटी और करौली के पाल। इन 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक करने की जो प्रक्रिया है वो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के मध्य चली थी और इस चीज को एकीकरण कहा जाता है, जो कुल 7 चरणों के अंदर हुआ था।
26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। उस समय इसकी राजधानी जयपुर को बना दिया और इसके अंदर जिलों की संख्या 25 थी। 1 नवंबर 1956 जो राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण था, उस समय अजमेर मेवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान के अंदर शामिल किया और अजमेर को 26वां जिला बना दिया। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बना दिया। 10 अप्रैल 1991 को बारादोसा, राजसमंद को 28, 29, 30 नंबर के जिले बना दिए। पहले हनुमानगढ़ बना, उसके बाद में करौली। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को 31वां जिला और 19 जुलाई 1997 को करौली को 32वां जिला। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया। प्रतापगढ़ परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर बना। 7 अगस्त 2023 को श्री रामलोभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बना दिए और 3 नए संभाग बनाए गए। मगर पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बेरवा साहब की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग के समिति आयोजित की गई। उस समिति का उद्देश्य था नए जिले और संभागों की समीक्षा करना। फिर बाद में मदन दिलावर जी की अध्यक्षता में इसका निर्णय हुआ और 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान के अंदर 8 जिले यथावत रखे, बाकी सभी जिले और जो संभाग जो नए बनाए हैं उनको समाप्त कर दिया। जो नए जिले बनाए गए हैं उन नए जिलों के अंदर एक डीग है जो अंतर्राज्यीय सीमा पे 2 राज्यों को, हरियाणा और यूपी को छूता है। एक फलोदी है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान को छूता है। डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, इसके अलावा सलूम्बर और बालोतरा, ये 8 जिलों को यथावत रखा है। मैंने मैप में समझाया था कि जैसे जिले हैं उसमें ऊपर ही ऊपर अपने श्री गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, तो श्री गंगानगर पाकिस्तान को भी छूता है और पंजाब को भी छूता है। फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों ही पंजाब को छूते हैं। पंजाब का फाजिल्का और मुक्तसर अपने राजस्थान को छूता है। पंजाब 89 किलोमीटर सीमा है, जो राजस्थान के अंदर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा। 5 अंतर्राज्यीय राज्यों की सीमा राजस्थान की सीमा छूती है। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। गुजरात की 1022 है, एमपी की सबसे ज्यादा 1600 है, 877 यूपी की है, 1262 हरियाणा की है और 89 पंजाब की है। तो पंजाब का फाजिल्का और मुक्तसर छूता है। फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ अब हरियाणा से शुरू हो गया। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर नहीं छूता है। कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर और डीग ये हरियाणा को छूते हैं। हरियाणा के जो जिले हैं राजस्थान को छूते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था भीमसिरे में फतेही, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद और हिसार, ये हरियाणा के अपने राजस्थान को छूते हैं। फिर अपने डीग, भरतपुर और धौलपुर ये यूपी को छूते हैं और यूपी के आगरा और मथुरा अपने राजस्थान को छूते हैं। फिर अपने एमपी को छूने वालों में मैंने बताया कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ ये जिले हैं जो अपने एमपी को छूते हैं। और एमपी के जो जिले राजस्थान को छूते हैं मैंने बताया सी राजा, शोरमनी, मुगु, अगरमालवा, मुरैना और गुना। स्टार्टिंग के अंदर सी राजा, शिवपुरी, राजगढ़, झाबुआ, श्योपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना, गुना, अगरमालवा ये एमपी के जिले अपने राजस्थान को छूते हैं। फिर मैंने गुजरात का बताया, नीचे बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर गुजरात को छूते हैं। गुजरात के जो जिले राजस्थान को छूते हैं उसमें अपन ने बात की थी कि जो साबरकांठा, साबरमती नदी के किनारे पर, बनासकांठा, पश्चिमी बनास के किनारे पर, फिर अपने दाहोद, कच्छ, एक अपना महिसागर और एक जो अपना जिला है अरावली, ये गुजरात के राजस्थान को छूते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर ये 5 जिले अपने पाकिस्तान को छूते हैं। पाकिस्तान को छूने वाले जिलों के अंदर 168 अपने बीकानेर की सबसे तत्कालीन समय में कम थी, अब 30 किलोमीटर अपने फलोदी की हो गई। 464 जैसलमेर की थी जो वर्तमान में 434 है। इसके अलावा 210 बाड़मेर की, 228 बाड़मेर की और 210 गंगानगर। हिंदू मोल कोट गंगानगर से राजस्थान का
की सीमा का प्रारंभ होता है, बाकासर साहगढ़ बाड़मेर तक होता है। ये पाकिस्तान 1070 किलोमीटर और 4850 अपने अंतर्राज्यीय कुल 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। 1070 पाकिस्तान की रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ रेखा के ऊपर दो पाकिस्तान के प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले अपने राजस्थान को छूते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। इसके अलावा सिंध प्रांत के जो 6 जिले हैं उसमें गोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये जिले अपने राजस्थान को छूते हैं। 8 जिले नए बने हैं। इस तरह से थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। उस चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस तरह से महाभारत रामायण काल का जो कुछ क्वेश्चन है वो मैंने अपने आपको राजस्थान के अंदर बताए थे। अब मैं आज महाभारत कालीन जो समय है उसके बारे में मैं बताता हूं। महाभारत का जो समय है उस महाभारत के समय के अंदर मैं आपको बताऊं कि बाद में वर्णन मिलता है कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत 16 महाजनपदों के अंदर बटा हुआ था। उसमें सबसे शक्तिशाली जनपद बाद में मगध जनपद हुआ, जहां पर मौर्यों का शासन रहा है, घना नंदवंश का शासन रहा है। उससे पहले जो सबसे शक्तिशाली जनपद था महाभारत काल में, उस समय दिल्ली जो है, इस दिल्ली का जो क्षेत्र है, इस दिल्ली के क्षेत्र के यहां पर वो जनपद था कुरु जनपद, जिसका नाम क्या था? कुरु जनपद। और इस कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर। महाभारत काल में 16 महाजनपदों का जैसे का समय है, तो उसमें दिल्ली के अंदर कुरु जनपद, राजधानी हस्तिनापुर। अपने राजस्थान के लिए जो मैपिंग है उस मैपिंग में इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो उस चीज को ध्यान देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस मैप को समझाता हूं कि अपने राजस्थान के अंदर यहां पर अपने अलवर है, तो इसका क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि कुरु जनपद, अलवर का उत्तरी भाग, राजधानी हस्तिनापुर। यहां पर कौरवों और पांडवों का शासन था। कौरवों और पांडवों का शासन था। तो कौरवों और पांडवों का शासन, कुरु जनपद, राजधानी हस्तिनापुर। तत्कालीन समय के अंदर सूरसेन जनपद, अलवर का उत्तरी भाग कुरु जनपद और अलवर का पूर्वी भाग सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद, ये जो सूरसेन जनपद है, इस सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। कंस यहाँ के थे और फिर भगवान कृष्ण यहाँ के शासक रहे हैं, या इनका जो क्षेत्र रहा है मथुरा। तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर। राजस्थान के अंदर महाभारत काल के अंदर जो क्षेत्र है उसमें सबसे प्रमुख जो जनपद था उसका नाम जयपुर के आसपास का भूभाग, और ये कहलाता था मत्स्य जनपद। तो जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये विराटनगर ही वर्तमान में बेराट कहलाता है। अगर मैं आपको कहूं कि जो मत्स्य जनपद है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मत्स्य जनपद जो जयपुर है के आसपास का भूभाग, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है विराटनगर, और यही विराटनगर वर्तमान के अंदर बेराट कहलाता है। विराटनगर वर्तमान में क्या कहलाता है? बेराट कहलाता है। बेराट आने वाले समय में मौर्यकालीन सभ्यता बनेगी, जिसके बारे में मौर्य से संबंधित बताऊंगा। तो ये जो मौर्यकालीन सभ्यता बनेगी बेराट, जो बाणगंगा नदी के किनारे के ऊपर विकसित होती है। तो विराटनगर, बेराट जो है ये मत्स्य जनपद का समय था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही विराटनगर में बिताया था। विराटनगर के अंदर अर्जुन ने एक तीर छोड़ा था और वहां से पानी की धारा निकली, और वो पानी की धारा बहकर सीधे यमुना नदी में मिलती है। इसलिए उस गंगा को बाणगंगा कहा जाता है। उसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, उसे ताला नदी भी कहते हैं। और बाणगंगा नदी के किनारे के ऊपर ही बेराट की सभ्यता डेवलप होती है, जहां मौर्य काल की जानकारी मिलती है और बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य जनपद, जयपुर के आसपास का भूभाग, इस समय अपने मेवाड़ का जो इलाका है वो सीवी जनपद कहलाता था।
तो उदयपुर के आसपास का भूभाग क्या कहलाता था? सीवी जनपद कहलाता था। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, और ये मध्यमिका वर्तमान में नगरी के नाम से जानी जाती है। मध्यमिका वर्तमान में क्या कहलाती है? नगरी। तो नगरी एक पुरातात्विक स्थल भी था, बेड़स नदी के किनारे पर विकसित हुई सभ्यता है, और नगरी के अंदर सीवी जनपद के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। जब जैत्र सिंह के ऊपर इल्तुतमिश आक्रमण करेगा और जैत्र सिंह के समय नागदा को जलाकर राख कर दिया जाता है, तब जैत्र सिंह इस नगरी को अपनी राजधानी भी बनाएंगे आने वाले समय में। तो मेवाड़ की किसी समय ये राजधानी भी रही है सीवी जनपद। राजन्य जो जनपद है, अपने राजन्य जनपद, साल्व जनपद अलवर का जो पास का भूभाग है, इसको साल्व जनपद के नाम से जाना जाता है, और भरतपुर का जो स्थान है वो राजन्य जनपद के नाम से जाना जाता है। अगर आपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि साल्व जनपद कहां पर, तो अलवर के अंदर, राजन्य जनपद कहां पर, तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध हुआ है। महाभारत काल के अंदर जो बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है, इसे जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे, जांगल प्रदेश के नाम से। और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान का जो नागौर है, इसे ही उस समय अहिछत्रपुर कहा जाता था। तो महाभारत काल के अंदर जो जांगल प्रदेश है, इस जांगल प्रदेश की राजधानी बीकानेर और नागौर का क्षेत्र, और राजधानी अहिछत्रपुर नागौर। सीवी जनपद राजधानी मध्यमिका नगरी। मत्स्य जनपद राजधानी विराटनगर। तत्कालीन समय में कुरु जनपद राजधानी हस्तिनापुर अलवर का उत्तरी भाग। सूरसेन जनपद अलवर का पूर्वी भाग मथुरा, और साल्व अलवर और राजन्य भरतपुर के अंदर। महाभारत काल के दौर में राजस्थान के इस क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना गया है। उसमें जो योद्धेय है, योद्धेय, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका है। तत्कालीन समय के अंदर मांड और वल्ल प्रदेश, मांड और वल्ल प्रदेश ये जैसलमेर का हिस्सा था। योद्धेय गंगानगर और हनुमानगढ़ का हिस्सा था। मांड और वल्ल जैसलमेर। व्याघ्र खुले रूप में विचरण करते थे, व्याघ्र खुले रूप में विचरण करते थे, उससे वाघवार बना, और वाघवार से वागड़ बन गया, जिसको पुष्प प्रदेश भी कहते थे। और ये इलाका हो गया अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला इलाका व्याघ्र से वागड़ हो गया, और इसी को क्या कहा जाता था? पुष्प प्रदेश भी कहा जाता था। तत्कालीन अपने जो राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, वर्तमान में मेवात कहलाता है। तत्कालीन समय में साल्व और राजन्य जनपद का हिस्सा था। है से अपना क्षेत्र हाड़ौती बना, और इस हाड़ौती क्षेत्र में रहने के कारण जो यहाँ के जो चौहान है वो हाड़ा चौहान कहलाए। तो ये जो क्षेत्र है ये है कहलाता था। तो है कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? है कहलाता था। तो तत्कालीन समय में इस तरह से राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं उनके किस तरह से नाम है। तो इस नाम जो पड़े हैं उसमें मरु प्रदेश होने के कारण मरु से मरुवार, और मरुवार से मारवाड़ हो गया। मरुवार से क्या हो गया? मारवाड़। इस तरह से मलेच्छों का दमन करने के कारण मलेच्छ जाति का दमन करने के कारण मलेच्छ पाट कहलाए। और मलेच्छ पाट यानी कि उनको पाटना, मलेच्छ पाट से मेदपाट हो गया, और मेदपाट से मेवाड़ हो गया। तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो मेदपाट है, और कहीं कहीं इसे प्रागवाट के नाम से भी जाना गया है। तो जो मेवाड़ का क्षेत्र है इसे मेदपाट और प्रागवाट के नाम से भी जाना गया है। तो मलेच्छ से मलेच्छ पाट, और ये मरुवार, इस तरह से मरुवार, मरु से मरुवार, मरुवार से मारवाड़, मलेच्छ से मलेच्छ पाट, मलेच्छ से मेदपाट, मेदपाट से मेवाड़ बना है। व्याघ्र खुले रूप में घूमते थे तो वाघवार, वाघवार से वागड़ बन गया। पुष्प प्रदेश भी कहा जाता था, है से अपने हाड़ौती बन गया। ये अपने महाभारत का जो समय है उस महाभारत के समय में मैंने आपको बताया कि महाभारत काल में विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अलवर के अंदर जो सरिस्का की पहाड़ी है उस सरिस्का की पहाड़ियों के अंदर यहां पर सरिस्का अलवर,
सरिस्का अलवर। इस सरिस्का अलवर की जो पहाड़ियां हैं, यहां पर कहते हैं कि इधर से जो पांडव है अज्ञातवास के लिए विराटनगर आ रहे थे, तो रास्ते के अंदर सरिस्का की पहाड़ियां थी। उन पहाड़ियों के को पार करने में पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी, तो पार करने में उनको समस्या आ रही थी। तो भीम ने अपनी गदा से एक प्रहार किया और एक बड़ी सुरंग उसके अंदर बन गई। उस सुरंग के अंदर वर्तमान के अंदर एक बालाजी का मंदिर है, जिन्हें पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। तो ये भी महाभारत कालीन है कि सरिस्का अलवर के अंदर पांडुपोल हनुमान का मंदिर है और यहीं पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। तो पांडुपोल हनुमान का मंदिर और हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति कहां पर है? तो सरिस्का अलवर के अंदर है। महाभारत कालीन जो समय है उस समय की बता रहा हूं। कहते हैं कि जो भद्राजोण है जालोर के अंदर, उस भद्राजोण में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ था। तो अपने जो भद्राजोण है, भद्राजोण, ये भद्राजोण अपने जालोर के अंदर, यहां पर अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह हुआ था। तो अर्जुन और सुभद्रा का जो विवाह है वो भद्राजोण जालोर के अंदर हुआ था। तो मैंने आपको रामायण काल से संबंधित राजस्थान के मैंने क्वेश्चन बताया है, राजस्थान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। धीरे धीरे मैं उस बेसिक को भी आपको समझाते हुए चलूंगा। फिर मैंने आपको महाभारत काल का जो समय है उस समय के क्या क्वेश्चन है उसको बताया है। अब मैं आपको लेके चलूंगा और वो आपको समझाऊंगा मौर्य काल से संबंधित जो अपने क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के अंदर और उनसे संबंधित जानकारी। यहां मैंने बताया मौर्य काल है, तो मौर्य काल के अंदर सबसे प्रमुख अपने को जानकारी मिलती है बेराट सभ्यता से। तो बेराट सभ्यता यहां पर विकसित हुई। तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को अपन किस नाम से जानेंगे? बेराट सभ्यता। बेराट का ही प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर है। इस बेराट सभ्यता के अंदर अशोककालीन बाबरू शिलालेख मिले। अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य थे, इनके समय के बाबरू शिलालेख यहां से मिले हैं। बाबरू शिलालेख मुख्यतः से 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। एक जगह कहलाती है बीजक की पहाड़ी, एक जगह कहलाती है महादेव जी की पहाड़ी और एक जगह कहलाती है भीम जी की पहाड़ी। तो बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी और भीम जी की पहाड़ियों से बाबरू शिलालेख मिले हैं जो अशोककालीन है। और ये कहां से मिले हैं? तो बेराट से। बेराट मौर्यकालीन स्थल हो गया। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है और ये त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी कहां से मिलती है? बेराट जयपुर से मिलती है, विजय की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी से मिलती है। यहां से अशोककालीन बाबरू शिलालेख मिले हैं। और जो इन को खोजा था वो मेजर बर्ट ने खोजा था। मैं सभ्यता के अंदर इसको विस्तार से समझाऊंगा। इसे खोजा था मेजर बर्ट ने और जेम्स बेंसेम ने इनको पढ़ा था। तो ये जो स्थल है ये मौर्यकालीन स्थल है जिसके बारे में, तो यहां पर अशोककालीन क्या मिले हैं? बाबरू शिलालेख। तो अशोककालीन बाबरू शिलालेख कहां से मिले हैं? बेराट से। तो ये मौर्यकालीन स्थल हो गया। मौर्य काल के बारे में मैं आपको बताऊं, एक मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी मिलती है कर्णसवा अभिलेख कोटा से। तो ये जो कोटा है, इस कोटा के अंदर अभिलेख है कर्णसवा अभिलेख। तो कर्णसवा अभिलेख कोटा के अंदर है और यहां पर मौर्य राजा धवल, मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी मौर्यकालीन स्थल हो गया। मौर्यकालीन स्थलों के अंदर अपने जो महाराणा कुंभा है, उस कुंभा ने राजसमंद के अंदर जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है जो अपने राजसमंद के अंदर, इस राजसमंद के कुंभलगढ़ के दुर्ग की जगह अशोक के पोते संप्रति ने एक दुर्ग बना रखा था। तो जो संप्रति है ये भी मौर्यकालीन से शासक है जिसने अपने कुंभलगढ़ की जगह पहले एक दुर्ग बना रखा था। मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी कर्णसवा अभिलेख अपने कोटा से मिलती है। तो मौर्य जो काल है, उस मौर्य काल का जो समय है, उसी मौर्य काल के समय में राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे मजबूत, राजस्थान का सबसे बटनेर के बाद सबसे प्राचीन जो दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग,
इस चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांगन मौर्य ने कराया था। तो जो चित्तौड़ दुर्ग है ये अपने चित्तौड़ के अंदर, इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने कराया था। तो ये भी मौर्य का जो समय था उसकी बात कर रहे हैं। और इस चित्रांगन मौर्य का जो वंशज था उसका नाम था मान मौर्य। और इस मान मौर्य को बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर पराजित किया और मेवाड़ की क्या करता है, ये स्थापना करता है। तो बप्पा रावल ने किसको हराया, मान मौर्य। इसी मान मौर्य के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड लंदन जाते समय, ब्रिटेन जाते समय समुद्र के अंदर क्या कर देता है, फेंक देता है। तो मान मौर्य और अपने चित्रांगन मौर्य, ये भी किसके शासक है, मौर्य काल या मौर्य वंश के शासक हैं। इस तरह से राजस्थान के अंदर कुछ गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल में सबसे पहले अपने को जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त ने 551 ईस्वी के आसपास लगभग संपूर्ण राजस्थान को उसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। और समुद्रगुप्त ने राजस्थान का जो सबसे प्रथम विजय स्तंभ है वो इसने बयाना में बनाया। तो बयाना जो अपने भरतपुर के अंदर है, इस बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त ने राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बनाया। तो यहां पर बयाना, ये बयाना भरतपुर में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किसने बनाया, समुद्रगुप्त ने बनाया। इसलिए बयाना में गुप्तकालीन कांच के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। तो गुप्तकालीन कांच के सिक्के कहां से मिले हैं, बयाना भरतपुर से मिले हैं। इस बयाना में लोधी मीनार है, उषा मंदिर और उषा मस्जिद है। बयाना को अनगिनत कपड़ों वाला दुर्ग भी कहते हैं, इसे बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। और ज्यादातर आक्रमण के कारण इसे राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो आक्रमण है वो अजमेर के ऊपर हुए हैं, इसलिए राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। और राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर बयाना को कहा जाता है। अनगिनत कब्रों वाला दुर्ग और बादशाह दुर्ग बयाना को कहा जाता है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत और सोनितपुर था। बयाना दुर्ग में प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनाया। यहां पर लोधी मीनार, भीमलाट स्तंभ स्थित है, उषा मंदिर और उषा मस्जिद भी स्थित है अपने बयाना। और बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नील की खेती कहां होती है, बयाना भरतपुर के अंदर। पान की खेती है, नील की खेती है, पिपरमेंट की खेती है। ये विशेष जैसे होते हैं। तो पिपरमेंट की जो खेती है वो खंडार सवाई माधोपुर के अंदर होती है। नील की खेती कहां होती है, तो बयाना भरतपुर के अंदर होती है। तिमनगढ़ करौली में पान की खेती होती है। तो कुछ विशेष जो होती है कि तो उन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना होता है जिसके बारे में कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि गुप्त काल के अंदर समुद्रगुप्त ने राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर बनाया। कहीं कहीं अपने को उल्लेख मिलता है, वैसे ये रावतबाटा तहसील है, इस रावतबाटा तहसील के अंदर है, चित्तौड़ के अंदर। और यहां पर जो एक स्थान है वो है बांडोली। बांडोली, ये जो बांडोली है ये बांडोली है, ये बांडोली अपने कोटा के अंदर है बांडोली। और इसका उदाहरण मिलता है रावतबाटा, बांडोली, चित्तौड़, रावतबाटा के अंदर। यहां से गुप्तकालीन शिव मंदिर मिला है। तो राजस्थान में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां से मिला है, बारडोली। बारडोली बिंदी नहीं लगेगी, बिंदी लगेगी तो वो बांडोली हो जाएगा, जो चावंड के अंदर है। राजसमंद में था पहले, वर्तमान में सोलंबर, जहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी। बारडोली चित्तौड़ के अंदर है, जहां पर गुप्तकालीन शिव मंदिर मिला है। इसका निर्माण हूण राजा तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने कराया था। हूण राजा तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने निर्माण कराया था। तो बारडोली चित्तौड़ के अंदर शिव मंदिर है, जिसका निर्माण हूण राजा तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने इसका निर्माण कराया था। तो गुप्त काल का जो समय है, उस गुप्त काल की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बताया मैंने आपको। मैंने महाभारत का जो काल का जो समय है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ जो जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। इस जानकारी को मैं आगे, अब क्या होता है इस समय अपने इस राजस्थान और भारत पर गुप्तों का जब पतन होता है तब तो इस राजस्थान और भारत पर बाह्य आक्रमणकारी जातियां धीरे धीरे आक्रमण करती है।
जिसमें शक है, हूण है, कुषाण है, योद्धे है, यूची है, अर्जुनयन है। इस तरह से बाह्य आक्रमणकारी जातियां क्या करती है, राजस्थान के ऊपर आक्रमण करती है। आक्रमण करती है तो अब कुछ ऐसे तथ्य निकल के आते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन बाह्य आक्रमणकारी जातियों को रोका, उन लोगों को राजपूत कहने लग गए। तो ये कहलाता है भारतीय मूल का सिद्धांत, कि भारतीय मूल का सिद्धांत यानी कि जो राजपूत है विशुद्ध रूप से क्षत्रिय है और वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान है। ये भारतीय मूल का सिद्धांत कहलाता है। विदेशी मूल का सिद्धांत कहलाता है कि जो बाह्य आक्रमणकारी जातियां हैं ये आकर भारत में बस गई और वही क्या कहलाने लग गए, राजपूत कहने लग गए। तो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत बनते हैं उसमें एक होता है बाह्य आक्रमणकारियों का सिद्धांत, या राजपूत विदेशी थे तो उसका होता है कि बाह्य आक्रमणकारी जातियां आई और यहीं बस गई और वही राजपूत कहलाए, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ब्रूक क्रूक स्मिथ ये उसका अनुसरण करते हैं कि राजपूत विदेशी है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान मानते हैं कि राजपूत विशुद्ध रूप से क्षत्रिय है और बाह्य आक्रमणकारी जातियों से बीड़े हैं, वे लोग क्या है, राजपूत बन गए। फिर एक सिद्धांत देता है अपने पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, उनका सखा चंद्रबरदाई। वो अपनी रचना पृथ्वीराज दासों में लिखता है कि वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड माउंट आबू शिरोह से 4 योद्धा उत्पन्न हुए जो राक्षसों का नाश करने के लिए हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, और वही आगे जाके क्या बने, राजपूत बने। आगे से अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, सामान्य जानकारी के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।